हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। और देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। ये टेस्ट नंबर आपका 15 है। 14 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, अगर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी या फिर एमपीपीएससी या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? सिफिलिस, काली खांसी, प्लेग, ये सभी। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग जो है कि जीवाणु द्वारा होता है। तो जीवाणु द्वारा जो है कि आपका सिफिलिस भी होता है, काली खांसी भी होता है और प्लेग भी होता है। तो जीवाणु द्वारा जो है कि ये सभी होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहां प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगते हैं। कारा तथा नाइट्रेला नामक शैवाल मलेरिया उन्मूलन में उपयोगी सिद्ध होते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। लाइकेन ये जो है कि वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, बिल्कुल सही है। जहाँ प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं, ये भी सही है। कारा तथा नाइट्रेला नामक शैवाल मलेरिया उन्मूलन में उपयोगी सिद्ध होते हैं, ये भी आपके सही हैं। तो देखिए, ये तीनों सही हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है। देखिए, लाइकेन की अगर हम बात करें, लाइकेन होता क्या है? तो देखिए, ये निम्न श्रेणी की छोटी वनस्पतियों का एक जो है कि समूह होता है, जो कि विभिन्न प्रकार के आधारों पर ये जो है कि उगते हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ उगते हैं? तो ये जो है कि वृक्षों के छालों पर, वृक्ष की पत्तियों पर, पुरानी दीवारों पर, ऐसे जगहों पर ये लाइकेन उगते हैं। ठीक है। पपीता का खाने योग्य भाग निम्न में से कौन सा है? मध्य फल भित्ति, रसीले बीज चोल, फल भित्ति, एरिल। देखिए, पपीता का जो हम खाते हैं वो भाग जो है कि निम्न में से कौन सा होता है? खाने वाला जो भाग होता है वो होता है आपका कौन सा? तो ये होता है आपका मध्य फल भित्ति। ए ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर। देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका आगरा में। देखिए, 1844 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कुल केंद्रीय कारागार कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन, कहाँ कहाँ पे? आगरा में है, बरेली में है, वाराणसी में है, फतेहगढ़ में है और नैनी में है। तो उत्तर प्रदेश में 5 जो है कि केंद्रीय कारागार हैं। कहाँ कहाँ? बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का विस्तार निम्न में से किन राज्यों में है? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, इन सभी में। देखिए, पूछा जा रहा है कि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का विस्तार निम्न में से किन जिलों में है? ठीक है, राज्यों में नहीं, किन किन जिलों में है इसका विस्तार? ये तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, लेकिन उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में इसका जो है कि विस्तार है? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, इन सभी में। देखिए, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, इसका जो है कि विस्तार आपका मेरठ में भी है, मुजफ्फरनगर में भी है, गाजियाबाद में भी है। तो इन सभी में है। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की, ठीक है, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल जो है कि 2073 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। देखिए, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है ना कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ठीक है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार की, तो ये जो है कि आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। कहाँ पे? ये ललितपुर में है। ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश में वन विभाग के अधीन जो है कि 11 वन्यजीव विहार है। ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा बता दिया। और उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार भी आता है, वो कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो कि चंदौली में स्थित है। ठीक है।
उत्तर प्रदेश में कितने जिले बिहार राज्य को स्पर्श करते हैं? 8, 7, 9, 5। देखिए उत्तर प्रदेश में कितने जिले बिहार राज्य को स्पर्श करते हैं? कितने जिले हैं? तो वो हैं आपके 7 जिले जो कि बिहार राज्य को स्पर्श करते हैं। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं उनको। देखिए ये है आपका उत्तर प्रदेश का मैप। ठीक है, इसमें से जो है कि कौन कौन से ज़िले जो है कि बिहार को करते हैं। तो देखिए ये है आपका इधर, जस्ट 1 मिनट। देखिए ये आपका पड़ेगा इधर सोनभद्र, यहाँ से ये सोनभद्र है। उसके बाद से कौन सा है? चंदौली है दूसरा, तीसरा गाजीपुर है, चौथा आपका बलिया है, पांचवा आपका देवरिया है, छठा आपका कुशीनगर है एंड सातवां जो है कि आपका महाराजगंज है। तो देखिए ये पूरा ये बिहार का एरिया है। ठीक है, ये तो 7 जिले जो है कि बिहार को स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, नेपाल को उत्तर प्रदेश के 7 जिले स्पर्श करते हैं जिनका पूर्व से पश्चिम का सही क्रम है। देखिए बिहार से भी 7 जिले स्पर्श करते हैं और नेपाल से भी 7 जिले स्पर्श करते हैं। तो नेपाल का जो 7 जिला है वो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम कौन कौन सा हो जाएगा? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर एंड पीलीभीत। ये 7 जिले हैं जो कि नेपाल को स्पर्श करते हैं। देखिए इसको भी मैप में हम देख लेते हैं। देखिए नेपाल की बात करें तो महाराजगंज यहाँ से स्टार्ट होता है। महाराजगंज पहला, दूसरा सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, उसके बाद श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। ये जो है कि नेपाल का एरिया है और ये 7 जिले उत्तर प्रदेश के नेपाल से स्पर्श करते हैं और 7 जिले बिहार से स्पर्श करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला एवं पश्चिमी जिलों का सही युग्म बताइए। बलिया शामली, बलिया सहारनपुर, शामली सहारनपुर, शामली सोनभद्र। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश PCS RO में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, या फिर सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, या सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। सबसे पूर्वी जिला आपका कौन सा है? बलिया है और पश्चिमी जिला शामली है। अगर उत्तरी जिला की बात करें तो ये सहारनपुर है, अगर दक्षिणी जिला की बात करें तो ये सोनभद्र है। पूर्वी बलिया, पश्चिमी शामली, उत्तरी जो है कि सहारनपुर, दक्षिणी सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। प्रयाग, अयोध्या, कौशाम्बी, कुशीनगर। देखिए उत्तर प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जहाँ पे हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था? तो वो है आपका प्रयाग। ए ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की घोषणा कब हुई थी? जून 2013 में, जून 2014 में, जून 2015 में, जून 2016 में। देखिए उत्तर प्रदेश में बात की जा रही है पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। ये घोषणा कब हुई थी? देखिए सबसे पहले हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो कितने हैं? टोटल 3 हैं। ठीक है, पहला जो है कि है आपका दुधवा है जो कि 1987 में ये टाइगर रिजर्व हुआ था। दूसरा आपका कौन सा है? तो अमनगढ़ जो कि बिजनौर में है, ये 2012 में टाइगर रिजर्व हुआ था। और तीसरा है आपका कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये जो है कि आपका जून 2014 में जो है कि इसका ये टाइगर रिजर्व हुआ था। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? 3 हैं। कौन कौन? दुधवा 1987 का, दूसरा जो है कि अमनगढ़ है बिजनौर में 2012 का, और तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है 2014 का। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसा। देखिए ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली निम्न में से कौन सी है? तो वो है आपका कथक। सी ऑप्शन आपका सही है।
देखिए अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का यह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? कथक। और कथक के लिए प्रमुख घराना कौन कौन सा है? तो लखनऊ घराना और बनारस घराना है कथक के लिए। देखिए लखनऊ घराने से कुछ लोगों का हम नाम लेना चाहेंगे। बिंदादीन, शंभू महाराज, लक्षू महाराज, कालका महाराज, बिरजू महाराज, ये जो है कि लखनऊ घराने से हैं। बनारस घराने से अगर हम बात करें तो पंडित शिवनंद मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, हरिशंकर मिश्र, ये जो है कि बनारस घराने से रिलेटेड हैं। देखिए कुचिपुड़ी की बात करें हम तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। भरतनाट्यम ये जो है कि तमिलनाडु का है। ओडिसी ये उड़ीसा का है। शीतला जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? झांसी, बागपत, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। देखिए शीतला जल विद्युत परियोजना, इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका निर्माण जो है कि मोठ झांसी में किया गया है। ए ऑप्शन आपका सही है। 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरा दिया गया कि गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम जो था उसके संबंध में बात किया जा रहा है। तो इसी के तहत जो है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि गवर्नर जनरल को सभी नागरिकों सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई, ये भी आपका सही है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका कौन सा? एक और दो, दोनों सही है। देखिए इसके अलावा जो है कि कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान किया गया और कंपनी के सभी वाणिज्य अधिकार जो है कि समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है कि। निम्न में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम एंड 1919 का भारत शासन अधिनियम। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा अधिनियम था जिनको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी हम जानते हैं। तो कौन सा अधिनियम था? तो वो अधिनियम था आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम। देखिए इसमें खास बातें क्या क्या बोली गई थी कि इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमिनियन मतलब कि स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई थी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ इसी अधिनियम के तहत किया गया, इसी अधिनियम के तहत लागू किया गया प्रांतों में। ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1919 का भारत शासन अधिनियम। देखिए पूछा जा रहा है कि कौन से अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कौन सा अधिनियम था? तो वो अधिनियम था 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है। देखिए अगर मार्ले मिंटो की हम बात करें तो ये कैसे नाम पड़ा? तो मार्ले जो है कि तत्कालीन भारत के सचिव थे और मिंटो जो है कि वायसराय थे उस टाइम के। इन्हीं के नाम पर जो है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम पर जाना जाता है ये। ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या बातें कही गई थी कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था करना, और ये व्यवस्था कर फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई गई थी। ठीक है। क्योंकि पृथक व्यवस्था हो जाए उनका, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का और पृथक मताधिकार का, तो इसमें यही था कि फूट डाल दिया गया। ठीक है। हिंदू मुसलमानों में, तो इसलिए इसको जो है कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मार्ले कौन थे? तत्कालीन सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। ठीक है। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं को लाया गया? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम एंड 1919 का भारत शासन अधिनियम। पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं को लाया गया था? वो कौन सा अधिनियम था? तो वो अधिनियम था आपका 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम।
1813 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारी एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ समस्त अंग्रेजों को द्वारा भारत से व्यापार करने की खुली छूट मिली। दूसरा है कि इसी एक्ट में भारतीय की शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। इसमें से आपको सही कथन बताना है। तो देखिए 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, ठीक है, उसमें इसके द्वारा जो है कि भारत में कंपनी के व्यापारी एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ समस्त अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की खुली छूट मिली। वो था आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। दूसरा है कि इसी एक्ट में भारतीय की शिक्षा पर कितना 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि के रूप में व्यय करने का प्रावधान किया गया। ये भी सही है। आता है क्वेश्चन कि 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि व्यय करने का प्रावधान किस चार्टर अधिनियम के तहत लाया गया, तो वो 1813 के। और भारत में कंपनी के व्यापारी का एकाधिकार समाप्त करके और कुछ प्रतिबंधों के साथ जो है कि सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने के लिए छूट मिली थी, वो 1813 के चार्टर अधिनियम के अधिकार में। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1853 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल काउंसिल के कार्यपालिका तथा विधायिका से संबंधित कार्यों को अलग कर दिया गया। दूसरा यह है कि इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई, जिससे विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हुई, 12 हुई। इसमें से कौन सा कथन सही है? 1853 चार्टर अधिनियम। देखिए इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल काउंसिल के कार्यपालिका तथा विधायिका से संबंधित कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। बिल्कुल सही है। और इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई, जिससे विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों की हो गई बढ़ करके, तो वो 12 हो गई। ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर दीजिए। देखिए पूछा जा रहा है कि चाय के लिए 150 सेंटीमीटर आवश्यकता होती है। इसके लिए उष्ण आर्द्र एवं उपोष्ण आर्द्र जलवायु वाली परिस्थितियां अनुकूल मानी जाती हैं। देखिए बात की जा रही है चाय के संबंध में। चाय के लिए जो है कि 125 सेंटीमीटर क्या वर्षा आवश्यक होती है। बिल्कुल सही है कि चाय के लिए 125 सेंटीमीटर वर्षा होना आवश्यक है। इसके लिए उष्ण आर्द्र एवं उपोष्ण आर्द्र जलवायु वाली परिस्थितियां अनुकूल मानी जाती है। चाय की खेती के लिए उष्ण आर्द्र एवं उपोष्ण आर्द्र जलवायु वाली परिस्थितियां इसके अनुकूल मानी जाती है, तब चाय की खेती वहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना था आप लोगों को कि राइबोसोम की खोज किसने की थी? कैमिलो ने, पायलेड ने, अल्टमैट ने, डिडवे ने। देखिए राइबोसोम, इसकी खोज किसने किया? तो इसकी खोज जो है कि पायलेड ने किया। कब? 1955 ईस्वी में। देखिए राइबोसोम होता क्या है? तो राइबोसोम एक ऐसे कण है जो कि केवल किसके द्वारा देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देते हैं ये। ठीक है, देखिए राइबोसोम जो है कि अंतः प्रद्रव्यी जलिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इनकी खोज पायलेड ने किया था। ठीक है, कब? 1955 ईस्वी में। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर, ओलेरीकल्चर, वर्मीकल्चर, हार्सिकल्चर। देखिए पूछा जा रहा है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर कहते हैं कि ओलेरीकल्चर कहते हैं, वर्मीकल्चर कहते हैं, हार्सिकल्चर कहते हैं। इसका जो है कि आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे मेरा ग्रुप है UPPCS स्पेशल करके, और टेलीग्राम का ये लिंक है। इन सब सारे जगहों पे आप कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।